concept of refractive index. Okay, refractive index is an optical property of the liquid. Actually, it explains the optical property. Whenever we will talk about optical property, it means there is some sort of interaction between light and material. Okay, optical, जैसा कि आपको पता है ऑप्टिकल मीन लाइट के साथ ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ वेरिएशन आती हों, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत जो है इफेक्टिव पैरामीटर है टू नो और टू डिटरमिन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में भी हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो निकालते हैं और लिक्विड के केस में भी हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये आपको इंफॉर्मेशन क्या देता है, ये बताता है कि how fast light travels through a substance। ये इसकी बेसिक थिंग है कि ये बताता है कि जो लाइट है वो सब्सटेंस के अंदर किस तरह जो है वो उसकी होगी काइनेटिक्स, मीन कि फास्ट होगी, स्लो होगी, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। जब हम फास्ट या स्लोअर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी फास्ट, हाउ मच, और स्लोअर है तो हाउ मच स्लोअर। फिर जब हम फास्ट और स्लोअर की बात करते हैं या फास्टर की बात करते हैं तो इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म, कि आपने उसकी फास्टनेस या स्लोनेस चेक करनी है तो उसके लिए जो रिलेटिव बताएंगे ना कि भाई विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने ये कहा है कि हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ सब्सटेंस, की जो भी आपका लिक्विड है, ठीक है, या सॉलिड है, उसमें से जब लाइट उसमें एंटर होती है, कहाँ से एंटर होती है, थ्रू वैक्यूम और थ्रू एयर। मीन कि मैंने यहाँ पे ये सॉलिड रखा हुआ है, ये इरेजर जो है ये सॉलिड है, जब लाइट इसके अंदर एंटर होती है, ठीक है, तो अब इसको दो मीडियम मिल गए, एक ये एयर है और एक ये सब्सटेंस खुद है। अब लाइट एयर में भी ट्रेवल करेगी, मगर जब इसके साथ टकराएगी, अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जाके जो लाइट ट्रेवल करेगी वो किसी और तरीके से करेगी। ठीक है, तो मीडियम चेंज हो गया। अब अगर ये एयर को देखा जाए तो एयर इज अ लेस डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू दिस इरेजर। अब ये जस्ट इरेजर जो है ये एक डेंसर मीडियम है और जो आपके पास एयर है वो एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अब आपने क्या करना है कि लाइट की फास्टनेस को चेक करना है, कि लाइट की ट्रैवलिंग को चेक करना है कि वो किस मीडियम में फास्ट मूव कर रही है, एयर में या सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस, तो बेसिकली एयर में हमें पता होता है कि जो भी आ रही है सपोज, तो हम हमारे पास चूंकि सब्सटेंस को हमने देखना है तो इसलिए हमने लिखा है कि हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ सब्सटेंस, के उसमें से कैसे ट्रेवल करती है। ये इसकी बात क्लियर हुई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। सपोज कि आपके पास ये एक्चुअली एक आपके पास ये एक सरफेस है जिसमें ये लिक्विड है सारा, नीचे क्या है, लिक्विड है, ऊपर एयर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये लिक्विड है और ये एयर, ठीक है। अब ये एक आप इसमें लाइन ड्रा करते हैं कि यहाँ पे वो
लाइट फॉल करती है। सपोज कि लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे टकराती है, ठीक है। जब यहाँ पे टकराएगी तो क्या होता है कि ये लाइट फिर लेस डेंस मीडियम एयर थी, ये लिखा हुआ है। जब यहाँ पे आया तो क्या ये इसी पाथ से चलेगा? नहीं, इसका पाथ चेंज होता है। वो क्या होता है, ये यूजली बेंड कर जाता है इस पार्ट की तरफ, वो जो आता है उससे बेंड कर जाता है, ठीक है। अब ये लाइट की ट्रैवलिंग इधर है और यहाँ पे मीडियम के अंदर लाइट की ट्रैवलिंग चेंज होगी। ये फिर कैसे हो जाता है? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये एंगल बनाता है किसके साथ? इसके साथ। ये जो हम यहाँ पे वो टकराता है उससे ऊपर आपने उस पे लेनी है। मतलब ये है ना सरफेस, लाइट यूं टकराई है तो जिस पॉइंट पे टकराई है उसको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप वहाँ पे आपने यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया, हिट किया है, तो वहाँ से आपने राइट एंगल उसकी लाइन ड्रा किया। तो ये जो एंगल है इसके साथ एक एंगल ये बनता है और दूसरा एंगल ये बनता है, ठीक है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइन। अब ये जो फिनोमेनन होता है कि जिसमें लाइट जब लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी मीडियम में जाती है तो बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द, वो जो राइट लाइन ड्रा करते हैं, इस प्रोसेस को, या वो प्रोसेस जिसमें लाइट जब लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी जाती है और अपना पाथ चेंज करती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और वो जो लाइट होती है, दिस इज योर इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। अब ये कौन सी लाइट होगी? दिस विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्रैक्टेड लाइट। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल कौन सा होगा? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली अ रेशियो बिटवीन two mediums, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन liquid. अ मीडियम और सब्सटेंस, जो भी आप हैं, ठीक है। तो ये एक रेशियो बन गई। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया? स्नेल्स लॉ आपने सुना हुआ है, वो इक्वेशन भी सुनी हुई है ना, ठीक है। वो क्या थी? वो इक्वेशन क्या है? इसको वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एक्सप्लेन करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? n से। वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n, वो किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल ओवर साइन ऑफ रिफ्लेक्शन वाला एंगल, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है? ये जो पार्ट होता है इंसिडेंट वाला, इसको हम लिखते हैं n1 साइन थीटा 1 कर लो। ये कि अगर ये एंगल है जो हमने इंसिडेंट लिखा है, इसको थीटा 1 भी आप कह सकते हैं, थीटा है जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और अगर ये जो है इसको आप नॉर्मली लिख सकते हैं n2 साइन थीटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, n2 साइन थीटा 2। इस तरह भी इसको करते हैं, कुछ बॉक्स इस तरह भी मिलेगा, ये आई और आर वाला भी मिलेगा। दूसरा एक जो आपको मिलेगी पॉइंट, वो क्या है? n इज इक्वल टू, बेसिकली ये क्या स्पीड फाइंड कर रहा है ना, या वेलोसिटी भी लिख सकते हैं आप। तो आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ओवर
velocity of light in मीडियम। मीडियम तो एयर भी है, मगर एक मीडियम बेहतर होगा कि जो आपका सबस्टेंस है। ठीक है, बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस नंबर है, यूनिटलेस नंबर है, ये भी पता होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं, मैं एक तो बात करता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। आप ये देखें कि साइन आई और साइन आर है, कैलकुलेटर है किसी के पास? निकालिए साइन आई और साइन आर। अब आपने ये देखना बेटा जी कि ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन, वो एंगल ग्रेटर है या ये एंगल ग्रेटर है? आपको क्या लग रहा है इस डायग्राम से? Sun I, sir. साइन आई ग्रेटर है। यूजली क्या होगा कि साइन आई ग्रेटर ही होगा। ठीक है, इसको साइन आई निकाल, साइन आई जो है वो क्या होगा? ग्रेटर ही होगा हमेशा। लोअर टू हायर तरफ जब जाते हैं Yes, sir. तो साइन आई Greater होगा. ग्रेटर होगा। साइन आर की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव की वैल्यू लेस होगी। तो आपकी हमेशा जो एन की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर आएगी। Okay. एन की वैल्यू क्या होगी? 1 से greater आएगा. ग्रेटर है, या 1 की इक्वल हो सकती है। 1 की इक्वल कब होगी? जब मीडियम सेम है या लाइट रिफ्रैक्ट ही नहीं हुई, उस वक्त क्या होगा? ये यूं जाएगी। जब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी तो ये उसी एंगल से आगे चली जाएगी। ठीक है, मीडियम से फिर मीडियम भी सेम होगी। जब मीडियम चेंज होगा तो ये बेंड होगी और आर आई साइन आर जो है वो वैल्यू कम होगी। और साइन आर थीटा नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल। अगर साइन थीटा का एंगल कम है तो उसको साइन की वैल्यू भी लेस ही आएगी। ये बात आपको पता है? ठीक है ना? साइन 0 क्या होता है? 0। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, साइन 30 क्या होता है? 1/2 है। साइन 60 क्या होता है? 1/4. 3 √3/2। ठीक है, और साइन 90 क्या होता है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एंगल बढ़ा रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो क्या होगा? ओवरऑल साइन थीटा या साइन एंगल की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी। तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मींस कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। सर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी एग्जांपल है जहां जी मैं आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसको बेस करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है? कि ये नीचे वाली लाइट जो है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये वाले फार्मूले को देखिए। ठीक है, नीचे वाले की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है कि मीडियम में लाइट जो है वो स्लो स्पीड से चलेगी। यही बता रहे हैं ना ये। अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो कब ग्रेटर होगी? जब ये वैल्यू नीचे वाली से ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी वहां पे ज्यादा है तो इट मींस कि लाइट जो है वो रिलेटिवली स्लोअर पास करेगी, ट्रेवल करेगी इन द मीडियम। ठीक है, अब हम लेते हैं जी वाटर, जो आप कहना चाह रहे हैं। वाटर आपके पास है, वाटर की जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो 1.33 होती है। इसका क्या मतलब है? ये n एक नंबर आता है आपके पास, यूनिटलेस नंबर है। यूनिटलेस क्यों है? ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल कैंसिल, या ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी कैंसिल। अब n की वैल्यू आ गई फॉर वाटर क्या है? 1.33। ये नंबर आपको क्या बता रहा है? असल बात तो ये है हमारी,
स्लो डाउन हो जाती है। कितनी स्लोअर हो जाती है? 1.33 टाइम्स। अब आप बात क्लियर होगी आपको क्वेश्चन कि 1.33 टाइम्स लाइट स्लोअर ट्रेवल करती है इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, Yes. एम की वैल्यू का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा अगर एम की वैल्यू 6 हो गया तो क्या मतलब है कि ये एयर में जो भी है उसकी, तो ये मीडियम जो भी है अब हमें नहीं पता, मगर उसमें लाइट 6 टाइम्स स्लोअर ट्रैवलिंग कर रही है मीडियम में एज कंपेयर टू नॉर्मल जो एयर करते हैं। अब लाइट यहाँ पे जो आ रही है इस पर भी हम बात करेंगे कभी कि एयर में या वैक्यूम में वो किस तरह ट्रैवल करती है, किस स्पीड से करती है, वो बात देखते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी जो नंबर होते हैं वो आपको क्या बताते हैं। ठीक है, और फिर डिफरेंट मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या क्या होते हैं। इस पे फिर आप अगर आपको एक शीट दे दी जाए कि भाई ये मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, मसलन क्वेश्चन ऐसा है आपको अगर कि भाई एक मटेरियल ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, बी है उसका 4 है, सी है उसका 3 है। ठीक है, बताया कि इनमें से फास्ट कौन सा ट्रैवल करेगा मीडियम में? लाइट किस हाँ। मीडियम में ट्रैवल फास्ट? ए में सर। ए, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हाँ। ठीक है, और अगर स्लो कहेंगे तो वो बी में। बी वाले में जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपको कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ होगा तो ये पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली बता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लाइट। अब क्या होता है कि आप ये ग्लासेस बनते हैं, ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट बनते हैं, जो ये जिनको आई साइट का मसला होता है यूजुअली इस तरह बनाए जाते हैं। अब ये देखा जाता है कि आपको आई साइट देख के कि भाई इनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, आप वैसे देख रहे हैं Yes. आपकी आंख में या आपकी आंख में कोई ऐसा इशू है कि जो लाइट नॉर्मल एयर में चल रही है उसको आप पिक नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है? सर ये लाइट्स को या कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज कर देता है? जो भी करता है, Convection कन्वर्ज डाइवर्ज जो भी करता है, मगर उसमें ये मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आप वो फास्ट कितनी आ रही है या लेस। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, उस पे बहुत डिपेंड करता है। और वेवलेंथ बेसिकली क्या है, ये इसकी ये डिपेंडेंस है वेवलेंथ की। ये जो वेवलेंथ है ये है आपका लाइट मीन के वो इसको यूं भी लिखते हैं कि वो जो रेफरेंस है आपका, और ये जो मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसका वेवलेंथ, और जो जब इंसिडेंट आता है तो उसका वेवलेंथ। तो ये देखिए कि जितना वेवलेंथ ग्रेटर होता जाएगा इसकी निस्बत इन दोनों को कंपेरिजन करें, जितनी वेवलेंथ की वैल्यू ग्रेटर होगी उसका क्या मतलब है, एनर्जी कम है उसमें। ठीक है, ठीक है, जितना वेवलेंथ ग्रेटर होगा एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी हैज इनवर्स रिलेशन विद वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये तो पता है ना आपको, जितनी वेवलेंथ ग्रेटर होती जाएगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। यस सर, क्योंकि लाइट फ्लो ट्रैवल करेगी। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका लेस होगा, ठीक है, वेवलेंथ ग्रेटर एनर्जी लेस, ठीक है, और उसकी जो है वो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या कम होगा, मीन के लाइट की ट्रैवलिंग को जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो कम हो जाएगा और लाइट अच्छी पास करेगी इसके ऊपर। यही भी नहीं पा रहा है आप कि वेवलेंथ ग्रेटर है, वेवलेंथ ग्रेटर होने से क्या होगा, एनर्जी कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। यस सर। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो उसका क्या मतलब है कि
एज कम्पेयर टू दूसरे के फास्टर मूव करेगी। मूव करेगी। तो फास्टर मूव करने का क्या मतलब है कैच। कि उसमें स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन बहुत कम है मटेरियल का। तो कितनी कम हो सकती है? मैक्सिमम वो ये हो सकती है कि वो जो लाइट जो उसमें आ रही है एयर में उसके इक्वल हो जाए, ऐसा ही है। मगर जब आप डेंसर मीडियम रखेंगे तो वो इक्वल कभी नहीं आएगी। अब वेवलेंथ ग्रेटर या कम होने का क्या मतलब है? तो हमेशा वेवलेंथ, अब अगर वेवलेंथ उसका रिड्यूस हो जाता है तो एनर्जी क्या चाहिए होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है तो एनर्जी इंक्रीज। Yes. अगर वेवलेंथ रिड्यूस होता है तो आपकी एन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। जब एन इंक्रीज करेगा इसका क्या मतलब है कि लाइट स्लो पास करेगी। लाइट स्लो पास करेगी। तो इसको आप अगर इस तरह बनाते हैं तो मैं यूं कहता हूं कि वेवलेंथ अब जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ ये है, ठीक है। ये वेवलेंथ होता है ना यहां से यहां तक, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? वेवलेंथ रिड्यूस हो रहा है वेवलेंथ क्या हो रहा है? रिड्यूस। वो कैसे बनाएंगे आप? अब आपको समझ आया। अब इसका वेवलेंथ देखिए और इसका वेवलेंथ बड़ा है ना, कम है। लेकिन सर इसका वेवलेंथ इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। हाँ, तो मीडियम का इफेक्ट पड़ता है ना सर बिल्कुल, वेवलेंथ वही पे। तो बात वेवलेंथ का है। इफेक्ट मीडियम पे तो नहीं ना होता। मीडियम का इफेक्ट पड़ता है वेवलेंथ पे। वही। लाइट जो एंटर होती है उसके वेवलेंथ को जो मीडियम चेंज कर देता है। और वो बेसिकली क्या चेंज करता है? मीडियम की क्या चीज चेंज करती है? मीडियम में उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है। लाइट का मीडियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेवलेंथ को चेंज करता है। रिफ्रैक्टेड मतलब अब आप देखिए व्हाइट लाइट आती है, आपने प्रिज्म रखा होता है, उसके एंगल चेंज करते हैं आप, कलर डिफरेंट नजर आते हैं। डिफरेंस इन कलर क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी क्या है? डिफरेंस इन वेवलेंथ। मीन क्या लाइट का एंगल चेंज हो जाता है तो उससे उसका क्या होता है? वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। जब वेवलेंथ चेंज हुआ एनर्जी चेंज। तो फिर आप और होती है ना ब्लू लाइट की ज्यादा वेवलेंथ होती है इसलिए वो ट्रैफिक लाइट्स में। हाँ, वो फिर हम बाद में बात करेंगे वो कैसे। लेकिन इसका इनवर्सली रिलेशन होगा किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ। हाँ जी। किसके वेवलेंथ के? मीडियम के वेवलेंथ। मीडियम में जब लाइट आएगी तो उसका, नहीं तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है, ठीक है। ये देखना है। अच्छा, टॉपिक बहुत आसान था मगर चीज़ें बहुत सारी केसेस हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत है सर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपके पास स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समटाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिखा जाता है इसका, ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये भी लिखा होता है। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है, ठीक है, इसको भी लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी, अब यूनिटलेस क्वांटिटी है, नंबर है, तो ये नंबर आपको क्या बताता है वो अब आपको पता लग गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ इसको स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन भी क्लियर करते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन वो क्या होती है? उसको हम आर और नीचे एस लिखते हैं। आर स्टैंड फॉर रिफ्रैक्शन और इसका फॉर्मूला जो है वो एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 2 1 ओवर डी, डी विद डेंसिटी, ठीक है। और एन आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इसी तरह मोलर रिफ्रैक्शन भी होती है। सर ये माइनस है जी जी, ये मल्टीप्लाई। मोलर रिफ्रैक्शन भी होती है, इसको हम आर और नीचे कैपिटल एम लिखते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है? एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 2
मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाई डी। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, आर एस मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, यही है ना। बाकी सारा वही और उसके साथ ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना ये किस पे डिपेंड करता है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना है। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड्स अपॉन द एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था कि अगर वो एक ही मटेरियल है, उसमें आप एथेनॉल ले लेते हैं, उसकी मोलैरिटी डिफरेंट हो गई, ठीक है, उसमें एटम्स डिफरेंट हो गए, आप डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं, तो उन सब की फिर इसका मतलब है कंसंट्रेशन चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है क्योंकि एटम्स चेंज हो रहे हैं, एटम्स नंबर ऑफ एटम्स, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी इसकी होती है। तो अब एटम्स क्या करते हैं बेसिकली सॉल्यूशन में, सर लाइट उनके साथ टकराएगी ना, सरफेस एरिया रिड्यूस कर देंगे लाइट लेकिन के। वो और चीज है, अच्छा, उस पर नहीं जाए। सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपके पास एटम्स हैं, कुछ उसके डिफरेंट, कुछ स्मॉलर साइज है, बड़ा साइज, छोटा साइज है, बड़े हैं, या उनकी शेप डिफरेंट है। तो क्या होगा, लाइट जब उनसे टकराती है, अगर तो रेगुलर शेप में है तो रिफ्लेक्शन अच्छी होगी, अगर वो इनरेगुलर है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, तो उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह की एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और आज कल ये हमारा मजेदार टॉपिक है। और इसको क्लियर कैसे करते हैं, अब अगली लैब में हमने ये लिया था। हाँ जी, तो इसको वो एक हमारे पास होता है एबी रिफ्रैक्टोमीटर, उससे हम लिया करते हैं, ठीक है। वो रिफ्रैक्टोमीटर इस तरह विस्कोमीटर है हमारे पास, इस तरह रिफ्रैक्टोमीटर होगा, इसमें हम वो लिक्विड के ड्रॉप लगाएंगे और उसका फिर लाइट पास करके दिखाएंगे कि ये क्या है। तो ये है अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड for B line of sodium has been found to be 1.457. Calculate its molar diffraction जी। मोलर रिफ्रैक्शन फाइंड करनी है, इसका मतलब है आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसमें आपको डेंसिटी भी चाहिए, क्या चाहिए, डेंसिटी। वो लिखा है द डेंसिटी इज 1.595। इसके यूनिट्स क्या होता है डेंसिटी के, ग्राम पर मोल। ओए ग्राम पर किलो सेकेंड, ठीक है। तो m क्या है वैल्यू आपके पास 1.457 square minus 1, 1.457 raised to power 2 plus 2 multiplied by
डी क्या है 1.595 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मोलर मास कहाँ से आएगा? निकाल दो सर। कैसे? कार्बन यस, वो क्या है CCl4। कार्बन कितना होता है 12 एक का, और क्लोरीन का कितना होता है 32 पॉइंट समथिंग सर। 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये तकरीबन बनता है 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा और उसके यूनिट्स क्या होंगे? शाबाश। है 34.6 आ रहा है सर। नहीं, चलो जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, वो आप निकालिएगा। यूनिट्स क्या होगा? ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया। ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर आ, इसको यू लिख सकते हैं आप? हाँ वही यू लिख सकते हैं ना, ग्राम पर मोल। यस नीचे क्या हो रहा है डिवाइड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये ग्राम पर मोल, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम भी आ जाएगा। यस सर। ये आज यूनिट्स क्या हो जाएंगे क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। जो भी आंसर आएगा उसके साथ क्या लिखा होगा? सर आंसर क्या आना चाहिए? क्या मतलब मैंने वैल्यू? कैलकुलेट नहीं किया, मतलब 26 27 में कितना आ रहा है 26.2। ये ठीक है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ये अक्सर केमिस्ट्री वाले करते हैं, फिजिक्स वाले बहुत काम करते हैं, वो ठीक है इसलिए नहीं किया। तो यूनिट्स जो है ना वो कैलकुलेटर यूज करना नहीं। आपने क्या किया होगा कि दिस माइनस दिस है डिवाइडेड बाय इकट्ठे किया होगा, ब्रैकेट्स यूज नहीं की होगी कैलकुलेटर में। चले सर ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो इसको ठीक करें। ठीक सर। 26.2 आप बताएं कि स्पेसिफिक जो रिफ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू क्या है? मोलारिटी निकाल दो। जी बेटा, यस, मतलब उसमें से मोलर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वो तो निकालना है आपको, उससे डिवाइड करना है। तो अच्छा लगता है कि पहले वो निकाल ले फिर ये निकाल ले, मगर आपने चूंकि मोलर रिफ्रैक्शन पूछी है सो इट्स गुड। तो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन के यूनिट्स क्या होंगे? मोल नहीं है, वो ग्राम है। सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। यस, ठीक है, तो ये अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से